আন্ধাৰ আহিছে বেকগ্ৰাউণ্ডটো কিবা কৰি দিব পাৰিবা নি কৰিবা হেৰি অঁ ঠিক আছে অ'কে গুড ইভিনিং এভৰিৱান সুপ্ৰিয়া গুড ইভিনিং Good evening, মঞ্জিতা ma'am. গুড ইভিনিং Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. So today we are going to start this contingent contract. Okay. First, I'm going to explain you contingent contract. Okay. So am I audible? Yes, ma'am. Okay, fine, fine. So now what is contingent contract? What is contingent contract? A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does not happen. You know about absolute? जाना absolute माने की है? Absolute माने क्या है? Absolute क्या है? जिसको लेके आप श्योर हो, है ना? जिसके लेके आपको पता है कि ये श्योर है ना? और जिसको लेके आप अनश्योर हो, जिसको लेके आप श्योर नहीं हो, वही कॉन्टिंजेंट है. ठीक है, समझ में आ गया? जिसको लेके आप श्योर नहीं हो, दैट मीन्स कंटिंजेंट. ओके, फाइन, याद रहेगा ये? जिसको लेके आप श्योर नहीं हो. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, दैट्स व्हाई अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू or not to do something if some event collateral. What is the meaning of collateral? Secondary. Okay, secondary. Fine. To such contract does not happen. ठीक है, कोई भी इवेंट का होना ना होना उसके साथ जुड़ा है कि होने से कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है, कभी नहीं होने से भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. ठीक है, सो पहले एग्जांपल मैं तुम्हें देती हूँ. ये अंडर सेक्शन 31 है. ठीक है, इसको डिफाइन किया गया है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. फाइन. नाउ सी चिल्ड्रन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंटिंजेंट. आप ध्यान से सुनो. ठीक है, इसका जो सेक्शन 31 है वो डेफिनेशन है. ठीक है, और सेक्शन 32 है एनफोर्समेंट ऑफ कंट्रैक्ट ऑन एन इवेंट हैपनिंग. एनफोर्समेंट ऑफ कंट्रैक्ट ऑन एन इवेंट हैपनिंग. ठीक है, ठीक है, फाइन. नाउ इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, सपोज एक ट्रेडर है. ठीक है, ध्यान से सुनो. हाँ, एक ट्रेडर है, वो ट्रेडर, उस ट्रेडर को बैंक से लोन चाहिए. ठीक है, उसको पैसा का जरूरत है, तो उसने बैंक के पास वो गया, जाके उसने लोन के लिए डिमांड किया. ओके, समझ में आया? एक ट्रेडर ने बैंक के पास गया और जाके वहां पे लोन का डिमांड किया. हाउ मच लोन? ही वांट्स सपोज 50,000 अमाउंट. ठीक है, 50,000 उसने डिमांड किया. तो डिमांड करने के बाद बैंक को ट्रेडर के ऊपर क्या नहीं है? ट्रस्ट नहीं है. बैंक को ट्रेडर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो इसलिए उसने बताया ट्रेडर को कि मैं आपको लोन नहीं दे सकता हूं. तो ट्रेडर ने बताया कि देखो भाई, बैंक को बोला कि मेरा कुछ स्टॉक्स है, मेरा कुछ स्टॉक्स है, कुछ गुड्स है जो
बाहर से आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है इंडिया में, किस में आ रहा है? शिप में, शिप में आ रहा है। तो उस स्टॉक को मैं आपके पास गिरवी रखूंगा। क्या रखूंगा? गिरवी रखूंगा, ठीक है। और उसके बदले आप मुझे लोन दे दो, ठीक है, फाइन, समझ में आया इतना तक? अब बैंक ने क्या बोला? देखो, बैंक ने बोला कि ठीक है, तुम जो अपना सामान जो तुम्हारे पास है, जो स्टॉक है, जो रास्ते में आ रहा है, शिप से आ रहा है सिंगापुर से, ठीक है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो वो उसका जो सामान है आ रहा है रास्ते में, अगर शिप का सेफ अराइवल हो गया, अगर शिप का सेफ अराइवल हो गया तो मैं तुम्हें लोन सैंक्शन कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? इवेंट हैपनिंग, इवेंट हैपनिंग, ये इवेंट हैपनिंग बोला कि अगर कब देगा? कि उसका अगर सेफ अराइवल हो गया, अगर शिप का विद द गुड्स सेफ अराइवल हो गया तो बैंक किसको लोन देगा? ट्रेडर को लोन दे देगा। समझ में आ गया? तो ये इसके ऊपर है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इसका श्योरिटी नहीं है, है ना। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कब? अगर ये इवेंट हैपन हो गया। अगर बैंक तब लोन देगा जब शिप का विद द गुड्स सेफ अराइवल हो गया, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? तभी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। समझ में आया? अगर ये हो गया आपका इवेंट हैपनिंग, समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? ओके, नाउ इवेंट नॉन हैपनिंग, सेक्शन 33। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 क्या है? जैसे ट्रेडर को बैंक ने बोला कि अगर आपका शिप विद द गुड्स उसका सेफ अराइवल इंडिया में हो जाता है तो आपको लोन ग्रांट हो जाएगा, आपका लोन ग्रांट मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रेडर क्या होता है कि बाय चांस अगर नहीं आया, ऐसा हो सकता है ना, नॉन हैपनिंग, वही मैं बोल रहा हूं, नॉन हैपनिंग, ठीक है। नॉन हैपनिंग में क्या होता है? अगर नहीं आया शिप तो क्या होगा? उसका अगर सेफ अराइवल नहीं हुआ तो क्या होगा? तब कहा जाता है ट्रेडर जाता है एक इंश्योरेंस कंपनी के पास, एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, ठीक है। और ट्रेडर पूछता है इंश्योरेंस कंपनी के पास कि अगर देखो भाई, मेरा एक शिप है जो सिंगापुर से आ रहा है और उसमें मेरा गुड्स है, उसमें मेरा स्टॉक्स है, तो बैंक मुझे तभी लोन देगा अगर उस गुड्स का सेफ अराइवल हो गया। लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए, तो मुझे अगर शिप का सेफ अराइवल नहीं हुआ तब मैं क्या करूंगा? तब मुझे कैसे पैसा मिलेगा? तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि देखो भाई, तुम्हारा शिप का अगर सेफ अराइवल हो जाता है, इवन हैपनिंग, ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो तुमको बैंक लोन ग्रांट कर देगा। अगर तुम्हारा नेगेटिव रिस्पॉन्स है, अगर शिप का सेफ अराइवल नहीं हुआ, रास्ते में शिप डूब गया विद द गुड्स, ठीक है, तब हम तुम्हें क्या करेंगे? लोन ग्रांट कर देंगे, ठीक है। यू कैन क्लेम द इंश्योरेंस फॉर दैट। इफ योर शिप विल नॉट arrive safely with your goods, with your stock, then you can claim for the amount in our insurance company. Okay? समझ में आ गया? समझ में आ गया? इंश्योरेंस कंपनी देखो एक मेन एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे कोई मैं और एक एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी का।
सपोज मैंने एक स्कूल खोला, ठीक है, मैंने एक स्कूल खोला, ओपन किया, और मैंने उस स्कूल का, मुझे तो वो स्कूल चलाना है ना, तो फॉर दैट मुझे इंश्योरेंस भी कराना है, बाय चांस कोई एक्सीडेंट हो गया तो मैंने जाके अपने स्कूल का एक इंश्योरेंस करा लिया कि मेरे स्कूल, मैंने जो स्कूल खोला है, अगर बाय चांस मेरे स्कूल में आग लग जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, मुझे अमाउंट पे करेगा, मुझे आई कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। कब? अगर मेरा स्कूल में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तब। अगर नहीं हुआ तो नॉट अ सिंगल पेनी ऑल्सो आई विल गेट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो। ठीक है। नाउ future conduct of a living person. This one according to section 34. Okay. Future conduct of a living person क्या होता है? इस पे क्या होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक पर्सन ए है, ए को 1 करोड़ चाहिए। ओके, ही नीड्स 1 करोड़ फ्रॉम बी। वो बी के पास जाता है और बी को बोलता है कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, ठीक है। अब बी क्या बोलता है? फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन। देखो, बी बोलता है कि अगर तुम इन फ्यूचर सी से शादी कर लो तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपीस देने के लिए राजी हूं। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? ओके। ए ने बी के पास डिमांड किया है कितना? 1 करोड़ रुपीस के लिए। ओके, तो बी ने क्या बोला है कि आई एम रेडी टू गिव यू, आई एम रेडी टू पे यू 1 करोड़ रुपीस, बट मेरा एक शर्त है that in future you have to marry my daughter C. Okay, if you can marry my daughter C, then I am going to pay you. If you will not marry, then I am not going to pay you a single penny. Is it clear? ठीक है, समझ में आ गया? Next one, happening or non-happening within fixed time. जैसे ये सेफ अराइवल हो गया शिप का, और बैंक ने ट्रेडर को बोला कि अगर तुम्हारा शिप विद इन 1 ईयर के अंदर सेफ अराइवल हो जाता है तभी तुमको लोन ग्रांट होगा, ठीक है। अगर 1 ईयर के अंदर तुम्हारा शिप का विथ योर गुड्स सेफ अराइवल नहीं हुआ, then the bank is not going to pay you. Okay, ये है फिक्स टाइम, स्टिपुलेटेड टाइम, ठीक है। ये टाइम दे दिया, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी जो हैपनिंग है वो सेफ अराइवल ऑफ द गुड्स विद इन 1 ईयर, और नॉन हैपनिंग क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा ट्रेडर को कि अगर आपका जो शिप है वो उसका अगर सेफ अराइवल नहीं होता है विद इन 1 ईयर तो वी आर गोइंग टू पे यू, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब सोचो कि 1 ईयर लगा नहीं, उसके पहले ही 3 मंथ्स के अंदर ही शिप डूब गया। कैन दैट पर्सन claim the amount from the insurance company? उसने बोला था कि 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर अगर उसका सेफ अराइवल नहीं हुआ तो वी आर गोइंग टू पे यू। तो उसने टाइम कितना दिया था? 1 ईयर, इंश्योरेंस कंपनी ने, ठीक है। तो अब 1 साल नहीं लगा, 1 साल के पहले ही विद इन 3 मंथ्स ही वो शिप डूब गया। अब इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू पे और नॉट? यस, वेरी गुड, क्योंकि विद इन 1 ईयर
विद इन 1 ईयर में जब भी हो सकता है ना? इज इट क्लियर? विद इन 1 ईयर, जैसे आज ही दिन में खत्म हो जाएगा 1 साल, अगर आज ही डूब गया तब भी होगा, समझ में आ गया? लेकिन आज के बाद से नहीं होगा, जब से 1 साल खत्म हो जाता है उसके बाद से नहीं होता है, ठीक है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, कॉन्टिंजेंट कंट्रैक्ट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स, ये कॉन्टिंजेंट कंट्रैक्ट है, हाँ ठीक है, ये जो वाइट किया हुआ है कॉन्टिंजेंट कंट्रैक्ट, कॉन्टिंजेंट कंट्रैक्ट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स कैसे? जैसे नाम क्या है तुम्हारा? पूजा। पूजा ने मुझे बोला कि मैम आप मुझे 30,000 अमाउंट दो, आपसे मुझे 30,000 अमाउंट चाहिए। तो मैंने पूजा को बोला ठीक है, मैं 30,000 अमाउंट तुम्हें दे दूंगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? तुम्हें आसमान में जाके चांद लेके आना पड़ेगा। होगा? नहीं होगा ना? इट्स नॉट पॉसिबल ना? तो वही है, समझ में आया? ठीक है। और कभी अगर इलीगल हो गया, जैसे तुम इसको मर्डर कर दो तब मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, दैट टाइम ऑल्सो यू कैनॉट क्लेम, वो अगर तुम वो क्लेम करते हो तो वो इलीगल है, ठीक है? इज इट क्लियर? दिस मच क्लियर? एनी डाउट? हैव यू रिटन? प्लीज राइट इट डाउन एंड द एग्जाम्पल यू हैव टू राइट। आप घर पे जाके वीडियोस देखते हो? एवरी डे यू आर वॉचिंग? मैं जो बता रही हूँ वो एग्जाम देखते हो? मेरा और प्रायर वीडियोस था, वो भी देखा आपने? आगे साल का मैं एक ही चीज़ मतलब एग्जांपल देती हूँ, हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आप देख लो प्लीज़, हाँ आप वीडियोस प्लीज़ यू वॉच इट, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। यस, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन, मैंने क्या बोला कि सपोज ए है, ए को 1 करोड़ रुपीज चाहिए, 1 करोड़ रुपीज, देन ही वेंट टू बी, ओके, बी को बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपीज चाहिए, तो बी ने क्या बोला? इफ यू आर गोइंग टू मैरी माई डॉटर सी इन फ्यूचर देन आई एम गोइंग टू पे यू। सपोज, समझ में है? उसमें हैपनिंग नॉन हैपनिंग नहीं होता है, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन, वो लिविंग होना पड़ेगा। हाँ नहीं, वो काउंटर ऑफर तो वो अलग बात है, ये कंटिंजेंट ऐसा है कि अगर आप मेरे जैसे मतलब वो ये कर रहा है ना, क्लेम कर रहा है ना अमाउंट, उसको लोन चाहिए, वो ऑफर अलग बात है, उसमें ऑफर में मत जाओ, ऑफर का बात अलग है, प्लीज गो थ्रू इट। हाँ देखो इसमें क्या है, काउंटर ऑफर अलग बात है, समझ में आया? लेकिन हाँ ये वन काइंड ऑफ काउंटर ऑफर भी होता है कि मैंने ये चाहा तो तुमने ये चाहा, ठीक है, लेकिन ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी है, ठीक है? प्लीज नोट इट डाउन। प्लीज नोट इट डाउन।
घर जाके आप मेरा वीडियो देखो, देख के आप जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वो लिख लो, ठीक है? नहीं तो मिस हो जाएगा बाद में, जब अगर क्वेश्चन आया तो आप लिख नहीं सकोगे, ठीक है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस है, प्लीज़ मार्क इट अप, प्लीज़ मार्क इट अप, याद कर लो, वो उससे आता है। और बाद में थोड़ा थोड़ा मैं जो समझा रही हूँ वो प्लीज़ आप पढ़ के जाओ, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट देखोगे, और जो बैक साइड में जो क्वेश्चन है वो प्लीज़ याद कर लो, ठीक है? अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मैं एक दिन मेरे घर पे आ जाओ, मैं क्लास करा दूंगी, ठीक है? दिस वन completed this one? Shall I go to the next slide? इसमें क्या था? So my next topic is contract of indemnity. Contract of indemnity. I think you all have understood the contract of this one. क्या contract था? Quasi contract आपने समझ में आ गया आपको? याद है आपको? हाँ? आज जाके एक बार quasi contract पढ़ लो. अगर कुछ doubt है, then you may ask me. Okay? Now here you see, contract of indemnity. What is the meaning of indemnity? Indemnity का मतलब क्या है? Indemnity means to make good the loss. To make good the loss. To make good the loss. Okay? Means to compensate for the loss. Fine? To compensate for the loss. Fine? Now, here you see, एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी है और वो प्रॉमिस करता है किसको? जो आदमी उस कंपनी से अपना इंश्योरेंस कराया है, ठीक है? इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को प्रॉमिस करता है कि अगर आपके घर में सपोज आग लग जाता है तो उसका जो लॉस होगा ₹10 लाख, वो कंपेंसेट करेगा. कौन कंपेंसेट करेगा? इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है? तो जो कंपनी या जो आदमी व जो कंपनी, कोई भी जो प्रॉमिसर है, जो प्रॉमिस करता है, जो कंपेंसेट करता है फॉर द लॉस, दैट पर्सन और दैट कंपनी और that one is called as indemnifier. Indemnifier. Okay? Indemnifier. Fine? Is it clear? The promisor is called the indemnifier. Okay? जो कंपेंसेट करने वाला है. जैसे एग्जाम्पल है इंश्योरेंस कंपनी. ओके? और इंडेमनिटी होल्डर कौन बन गया? जिसको आप प्रॉमिस करते हो. सपोज मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूं, मैं पूजा के जैसे पूजा ने एक सपोज एक अपना क्या कुछ खोला, जैसे तुमने अपना एक फिल्म इंडस्ट्री खोल दिया,
ठीक है, तुम्हारा एक फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है, और उस पे रेगुलर शूटिंग होता है, तो तुमने मेरे पास आके एक क्या कराया, एक इंश्योरेंस कराया। मैं हूँ इंश्योरेंस कंपनी, मेरे पास तुमने आके एक इंश्योरेंस कराया कि देखो भाई, मेरा अगर फिल्म इंडस्ट्री में कभी आग लग जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, देन यू शुड कंपेंसेट, आप मुझे कंपेंसेट करना। कितना लैक्स का इंश्योरेंस कराया है? 10 लैक्स का। ठीक है, समझ में आया? तो मैं क्या बन गई? मैं बन गई इंडेमनीफायर, और तुम कौन बन गई? इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, आई एम द इंश्योरेंस कंपनी, सो आई एम इंडेमनीफायर, एंड पूजा, शी इज द इन, उसने इंश्योरेंस कराया मुझसे, उसने अपना इंश्योरेंस किया, अपने फिल्म का, हाउस का, कुछ भी इंश्योरेंस किया मेरे मुझसे, तो तुम क्या बन गए? इंडेमनिटी होल्डर। समझ में आ गया इतना तक? अब देखो, सपोज किसी ने जैसे कोई कंपनी का शेयर्स है, ठीक है, ट्रांसफेरी है, एक जो ट्रांसफर करता है शेयर्स, ठीक है, तो उसके पास कुछ कुछ शेयर्स है, ठीक है, उसके पास क्या है? कुछ शेयर्स है, एंड ही वेंट टू द कंपनी, शेयर कंपनी, और वो बोलता है कि आप मेरे पास, आप मुझे क्या करो, जो शेयर्स है वो मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। ओके, ही रिक्वेस्टेड द ट्रांसफर, ही रिक्वेस्टेड द कंपनी टू शेयर द, मतलब टू ट्रांसफर द शेयर्स टू हिम। ठीक है, तो कंपनी ने बोला कि देखो भाई, अगर इन फ्यूचर कोई आके बोला कि वो शेयर्स उसका है, तो मैं कैसे, तब तो लॉस हो जाएगा मेरा, तो तुम मुझे एक इंडेमनिटी बॉन्ड बना के दो कि अगर मैं तुम्हारा शेयर्स को ट्रांसफर करूंगा, ठीक है, लेकिन कभी इन फ्यूचर अगर कुछ लॉस हो गया तो उसके लिए तुम कंपेंसेट करोगे। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड इंडेमनिटी बॉन्ड। ओके, आप लिख के देते हो इंडेमनिटी बॉन्ड में, आप साइन करके देते हो कि अगर मेरे लिए कुछ नुकसान हुआ, सपोज मैंने कुछ सेल किया, तो मैंने अपना कुछ ट्रांसफर किया, तो बाय चांस अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो जैसे चोरी का कभी कभी बाइक होता है ना, तो चोरी का बाइक होता है, उसको सेल कर देता है, तब ट्रांस मतलब दूसरे वाले को तो पता नहीं है कि ये चोरी का है या खुद का है, तो क्या बोलता है वो कि आप मुझे एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करके दो, बना के दो, ताकि अगर इन फ्यूचर उसका कोई मालिक आ गया, मुझसे बोले कि अरे ये तो मेरा बाइक है बा मेरा कार है, देन आई शुड नॉट बी लायबल फॉर द लॉस, यू हैव टू कंपेंसेट फॉर द लॉस। ओके, इज इट क्लियर? अब प्रिंसिपल एंड एजेंट का क्या होता है? देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लास्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। प्रिंसिपल इज द ओनर। जैसे मेरे पास एक फ्लैट है, ओके, और मैं उस फ्लैट का, घर का ओनर हूं, लेकिन मुझे वो सेल करना है, तो मैंने एक एजेंट रखा, ठीक है, और दैट एजेंट विल टॉक विद द थर्ड पार्टी, जो पार्टीज आएंगे खरीदने के लिए, तो उससे कौन बात करेगा? द एजेंट विल टॉक, ओके, इन प्लेस ऑफ मी, इन प्लेस ऑफ द ओनर। तो ओनर क्या है? प्रिंसिपल। ओनर क्या है? प्रिंसिपल। और मेरे बिहाफ में जो काम करेगा वो क्या है? एजेंट। अगर उसके बीच, जैसे आपने लेन देन करते समय एजेंट का कुछ लॉस हो जाता है, तो उसका नुकसान जो भरपाई है कौन कंपेंसेट करेगा? प्रिंसिपल। ओके, द प्रिंसिपल विल कंपेंसेट, द प्रिंसिपल विल बिकम द इंडेमनीफायर फॉर द एजेंट। ओके, इज इट क्लियर? एनी डाउट? समझ में आ गया आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है? कोई डाउट है? सो प्लीज राइट इट डाउन।
contract of indemnity, how many parties are there? Two parties. Okay, contract of indemnity में कितना parties होता है? Two parties. One party is indemnifier, another party is indemnity holder. Okay, now we will go for next topic, that is our contract of guarantee. কিবা ডাউট হৈছে? মই যাব পাৰিম ন? বুজি পাবলৈ দিগদাৰ হ'ব নেকি আৰু এটা টপিক গ'লে? হা, নহ'বতো? অঁ, okay, written. Shall I go ahead? Okay. कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? Okay, so our next topic is contract of guarantee. Okay, contract of guarantee. Now here you see first. Sam is a person. Okay, Sam is a person. उसको क्या चाहिए था? पैसे का जरूरत था. ओके, सैम को क्या चाहिए था? पैसे का जरूरत था. ठीक है, सैम नीड्स मनी. ओके, सैम नीड्स मनी. सो सैम वेंट टू द बैंक, दिस बैंक, द HDFC बैंक. वो कहा गया? HDFC बैंक के पास गया और उसने अपना रिक्वायरमेंट बोला कि आई नीड suppose 50 lakhs rupees. Okay, I need 50 lakhs rupees. So can you give me this amount? I need this amount. तो ये कौन है? HDFC बैंक है. ये बैंक क्या है? क्रेडिटर है. बैंक को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर है. आपको जहां से पैसा मिलेगा, जो आपको पैसा देने वाला है, that is called
creditor. The bank is called the creditor. And this person, Sam, जिसको पैसे का जरूरत है, he is called the principal debtor. Okay? Principal debtor. Fine? Is it clear? Principal debtor. Okay? तब बैंक ने क्या बोला, ठीक है आपको तो मैं लोन दे दूंगा, लेकिन उसका गारंटी कौन लेगा? किसी को तो गारंटी देना पड़ेगा ना. बाय चांस आप अगर लोन रीपेमेंट करने में डिफॉल्टर हो गए, ओके, फेलर हो गए, तो उस समय कौन लोन रीपेमेंट करेगा? तब गारंटी किसने दिया? राम ने दिया. ओके? राम आया, आके बैंक से मिला, बैंक को बोला ठीक है मेरा दोस्त है सैम, सैम को आप 50 लाख रुपीस दे दो, ठीक है. उसका गारंटी कौन लेता हूं? राम. ठीक है, राम ने उसका गारंटी दिया. ओके, और ही इज कॉल्ड द, जो पर्सन गारंटी लेता है, ही इज कॉल्ड द श्योरिटी. हु इज ही? He is called the surety. The bank is the creditor. Okay? जिसको पैसे का जरूरत था, that person is called the principal debtor. और जो गारंटी देता है कि अगर लोन रीपेमेंट नहीं हुआ टाइमली, डिफॉल्ट हो गया, then from my side I am going to pay. तो वो कौन बनता है? surety. Okay? Is it clear? अब यहां पे देखो कितना कॉन्ट्रैक्ट बनता है. तो ये जो पैसा, जो मनी देने का, जो बैंक को जो देना है, लायबिलिटी, हुज लायबिलिटी इज प्राइमरी? सैम का लायबिलिटी प्राइमरी लायबिलिटी है. और सेकेंडरी लायबिलिटी हुज लायबिलिटी? राम. व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी लायबिलिटी? बिकॉज सैम का 50-50 है ना, राम का 50-50. राम का मतलब जो लाइबिलिटी कब अराइज होगा? कब अराइज होगा राम का लाइबिलिटी? व्हेन सैम विल नॉट बी एबल टू पे द अमाउंट टू द बैंक. ओके, व्हेन ही विल नॉट repay the amount to the bank, then only the liability of Ram will arise. Okay? In case of defaulter, कि कौन defaulter? Sam. ठीक है? Sam, who is Sam? The principal debtor. Is it clear? The principal debtor. Okay? If the principal debtor becomes defaulter in case of repayment of loan to the creditor, then the liability of the surety will arise. Okay? Otherwise, liability of surety will not arise. समझ में आ गया? Is it clear? अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बनता है? एक पहले सैम और बैंक के बीच में. ओके, सैम और बैंक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है. ठीक है, फिर सैम और फिर बैंक और राम के बीच में बनता है ना? और फिर सैम और राम के बीच में बनता है. सैम और राम के बीच में क्या बनता है? क्योंकि अगर सैम फेलर हुआ बैंक को रिपे करने के लिए अमाउंट, तब राम का क्या होगा? राम का liability arise होगा. Then Ram has to pay the amount to the bank, to the creditor. If Ram will pay the amount to the bank, to the creditor, then who has to compensate? Who has to compensate? Who has to indemnify? Sam. Sam will indemnify the amount to Ram. Sam will compensate to Ram. Is it clear? समझ में आ गया? तो 3 contracts formed. यहाँ पे कितना contract form हुआ? 3. समझ में आ गया आपको? And how many parties are there in
Contract of guarantee, three parties. First one is creditor, principal debtor, and surety. Who is the surety? The guarantor. Okay? Fine? Who gives the guarantee to the creditor to pay the repay amount. Okay? Is it clear? Any doubt? Please write it down. This is very, very important. You should know it. In case when you are going to deal with the bank, when you are going to deal with the loan related matters with the bank, you have to understand this one. Okay? Yes, write fast. Yes, write it fast. Written? Finished? Okay. Okay, here you see contract of indemnity. Contract of indemnity. Understood? Contract of indemnity plus contingent contract plus contingent contract is equal to contract of guarantee. कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? जहां पे आपका कंपेंसेशन होता है ना? आप कंपेंसेट करते हो. तो कंपेंसेट कौन करते हैं? कौन करते हैं कंपेंसेट? if the in I'm just asking you about the contract of guarantee. Who is going to indemnify? Who is going to indemnify?
श्योरिटी को कौन इंडेमनीफाई करता है? यस, प्रिंसिपल डेटर. अगर श्योरिटी इज पेइंग द अमाउंट टू द क्रेडिटर, टू द बैंक, ओके, जिसके लिए वो गारंटी लेता है ना, जब प्रिंसिपल डेटर फेल हो जाता है, वो अपना रीपेमेंट नहीं कर सकता है, लोन का रीपेमेंट नहीं कर सका, देन द प्रिंसिपल डेटर is going to indemnify whom? The surety. Okay? And contingent contract? Contingent contract कैसे बनता है? जहां पे आप श्योर नहीं हो. कंटिंजेंट कंट्रैक्ट आप देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कहां पे है कंटिंजेंट कंट्रैक्ट? जो श्योरिटी है वो उसका 50-50 है ना? इट्स नॉट एब्सोल्यूट, इट्स नॉट श्योर, है ना? वो अनश्योर है उसका पेमेंट करना क्रेडिटर को, है ना? अगर इफ द प्रिंसिपल डेटर fails to pay the amount to the creditor, then only the liability of the surety arises. That time the contingent contract forms. Is it clear? So, contract of indemnity plus contingent contract is equal to contract of guarantee. समझ में आ गया? आपका कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है उस पे आपका 3 कंट्रैक्ट्स फॉर्म होता है. एक कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सेकंड कंट्रैक्ट ऑफ कंटिंजेंट, थर्ड कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी. इज इट क्लियर? देखो, ये मैंने बताया ना, कंटिंजेंट कंट्रैक्ट विच मे और मे नॉट हैपन, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइजेस जब होता है. ठीक है? इज इट क्लियर? नाउ राइट इट डाउन. This is very important. Okay? Written? Next one. अब ये देखो, आपने क्या देखा? श्योरिटी एक था. ठीक है? अभी जैसे जॉन को क्या चाहिए था? जॉन को पैसा चाहिए था. किससे? देखो, बैंक क्या है? क्रेडिटर. ओके, ये तो समझ में आ गया. अब नॉट जॉन, अब किसी को, जैसे मुझे बैंक से लोन चाहिए. ओके, आई नीड अ लोन. हाउ मच लोन? 2 crores. ओके, 2 crores आई नीड अ लोन फ्रॉम द बैंक. ओके, द बैंक ने बोला, इफ यू वांट टू गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक, then you have to arrange the guarantor. You have to arrange the surety. तो मैं एक श्योरिटी के पास गई. कौन? जॉन. जॉन ने बोला, अब देखो भाई, मैं तुम्हारा श्योरिटी 1 crore के लिए ले सकता हूं, बाकी मैं नहीं सकूंगा. फिर मैं राम के पास गई, तो राम ने भी बोला ठीक है 1 crore का. तो दोनों, तो हियर हाउ मेनी गारंटियर्स? 2. हाउ मेनी श्योरिटीज? 2. So, in case of more than one surety, it is called as co-surety. Okay? In case of more than one surety, एक से ज्यादा आदमी जब गारंटी देता है तो वो क्या बनता है? Co-surety. Is it clear? Write it down. इस पे देखो,
Who needs money? Suppose पूजा नीड्स मनी. ठीक है, हो गया. पूजा को चाहिए था कितना मनी बैंक से? 2 crores. और उसका गारंटी कौन ले रहा है? जॉन और राम. ओके, दो पार्टी ले रहा है, तो दे बिकेम द को श्योरिटी. ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, shall I go to the next slide? Okay. Now here you see this difference. Please write it down. Contract of indemnity and contract of guarantee. In case of contract of guarantee, how many parties, children? 2 parties. Okay, 2 parties. One is indemnifier, another is indemnity holder. Fine. Contract of guarantee, how many parties? 3 parties. One is creditor, number 2 principal debtor, third one is surety. Okay? And in case of contract of indemnity, only one contract, that is called contract of indemnity, है ना? और contract of guarantee में how many contracts? 3 contracts. What were the contracts? Number 1, contract of indemnity. Second one, contract of contingent. Third one, contract of guarantee. Okay? Now third point. Here the whose primary liability in case of contract of indemnity किसको primary liability किसका है? Indemnity, indemnifier. Okay? Indemnifier का liability है. क्या लाइबिलिटी है? प्राइमरी लाइबिलिटी. ओके, कंपेंसेट करना. और इस पे क्या है? इस पे श्योरिटी का लाइबिलिटी सेकेंडरी है. ओके, श्योरिटी का लाइबिलिटी सेकेंडरी है. क्यों सेकेंडरी है? व्हाई सेकेंडरी? इफ द प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू रिपे द अमाउंट टू द क्रेडिटर, then only the liability of surety arises. That's why it is called secondary liability. Is it clear? Is it clear? Whose primary liability? इसमें primary liability किसका है? हाँ, इसमें primary liability लिख लो, ये भी लिख लो. हाँ, primary liability is principal debtor. Okay? Fine? Okay? अब ये देखो, there are types of guarantee. Okay? Now first one is on the basis of transaction. On the basis of transaction. Number 2 is on the basis of time. अच्छा, on the basis of transaction क्या है? On the basis of transaction है specific guarantee. देखो ध्यान से सुनो. Okay? Specific guarantee and continuing guarantee. ठीक है? स्पेसिफिक गारंटी क्या है? स्पेसिफिक गारंटी क्या है? जैसे सपोज ए इज ए पर्सन. ओके, ए इज ए पर्सन और वो कहा जाता है? बी के शॉप में जाता है. किसके शॉप में? बी के शॉप में.
और यहाँ पे ए किसका फ्रेंड है, सी का फ्रेंड है, ठीक है। ए किसका फ्रेंड है, सी का फ्रेंड है, ठीक है। अब सी इसमें क्या बन गया, सी बन गया गारंटी, सी बन गया श्योरिटी। सी क्या बोलता है बी को, सी बोलता है बी को कि देखो भाई बी, ए मेरा दोस्त है, ए को तुम, मैं ए का गारंटी लेता हूं, तुम ए का अच्छा से तुम उसको जो चीज चाहिए उसको उसको दे दो, मैं उसका गारंटी लेता हूं। तो बी क्या करता है, ए को दे देता है और सी को ए पे भी कर देता है और सी बी को पेमेंट भी कर देता है। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिकली, ओके, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक। अब कंटिन्यूइंग गारंटी क्या है, कंटिन्यूइंग गारंटी है कि ए रोज आता है बी के दुकान पे चीजें खरीदने और रोज सी क्या करता है, गारंटी लेता है, किसका, ए का, एवरी डे, वो चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग। और आज एक दिया, एक दिन लिया, एक दिन के गारंटी दिया, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक, ओके। इज इट क्लियर, एनी डाउट? दिस वन यू हैव टू राइट इट डाउन, ओके। ठीक है, इज इट क्लियर, written? Finished? Now next one is on the basis of time. On the basis of time, number one is retrospective guarantee, number two is prospective guarantee, okay, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिट्रोस्पेक्टिव क्या है और प्रोस्पेक्टिव क्या है, हाँ। नाउ क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर किसको बोलते हैं, बैंक, ठीक है। अब बैंक से सपोज ए ने लोन लिया था, ठीक है, बैंक के पास ए गया, कब गया, 2016 में, ओके। फिर 2016 में जब गया वो, तो उसे तो लोन चाहिए था, तो उसके पास जब क्रेडिटर के पास गया ए, तो बैंक ने बोला ठीक है आप लोन ले लो, तो लोन सैंक्शन कर दिया। तो लोन सैंक्शन क्या हुआ, हो गया, उसको लोन मिल गया। किसको लोन मिल गया, ए को, विदाउट द गारंटी, विदाउट द श्योरिटी, ठीक है, ओके। अब जब ए को रीपेमेंट करना था लोन, उस समय उसको और ज्यादा टाइम चाहिए, उसको थोड़ा और ज्यादा टाइम चाहिए। कब था ये, 2021 को, तब श्योरिटी का एंट्री होता है, तब श्योरिटी का
एंट्री होता है. ओके, कब एंट्री होता है? ड्यूरिंग द रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द ए. ठीक है, तब श्योरिटी जाके बैंक को बोलता है कि देखो भाई, मैं आपके पास आया हूं किसके बिहाफ में? ए के बिहाफ में. ए को थोड़ा और टाइम दे दो, उसका गारंटी मैं लेता हूं. समझ में आया? समझ में आया? पहले लोन दे चुका है. जब लोन पहले दे मतलब जब लोन मिल जाता है ऑलरेडी, when the principal debtor gets the loan, receive the loan without any surety, okay, please remember, when the principal debtor gets the loan without any surety, then the surety enters during the repayment of the loan for extra time, then it is called retrospective guarantee. Is it clear? It is called retrospective guarantee. Fine. Now what is called prospective? Prospective है creditor के पास A जाता है. ठीक है, क्रेडिटर के पास A जाता है. ओके, और उसको लोन चाहिए. ठीक है, उसको लोन चाहिए, लेकिन उसको लोन कब ग्रांट होता है? जब गारंटी मिलता है. ठीक है, जब गारंटी मिलता है. दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव गारंटी. ओके, इज इट क्लियर? दिस मच टुडेज. ओके, इसमें क्या है? लोन पास हो जाता है, फिर गारंटी आता है, श्योरिटी आता है, और इसमें लोन पास होने के पहले ही आ जाता है. ठीक है, दिस वन डोंट ट्राई. ये मत लिखो. ठीक है, okay, written. Okay, fine. So today here I am winding up the class. Last class of Indian Contract Act. We will learn it in the next class. Okay, fine. Thank you.